प्रकाशन विभाग के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में दो चीजें हैं। कुछ तो जो नई किताबें हैं हमारी, उनका लोकार्पण करेंगे, और जैसा आप सबको ज्ञात है कि आजकल ने अपने प्रकाशन के 75 वर्ष, नियमित प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे किए हैं। उसके विशेषांक का हमारे अतिथिगण लोकार्पण करेंगे, और उसके बहाने हम साहित्यिक पत्रकारिता पर, आज़ादी के बाद जो साहित्यिक पत्रकारिता है उस पर एक बातचीत सुनेंगे श्री पंकज बिष्ट से। पंकज बिष्ट, बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप आजकल के आज से 3 दशक पहले संपादक रहे, और उनके काल में आज को जो यश प्राप्त हुआ उसे आज भी तमाम वरिष्ठ लोग याद करते हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे आदरणीय प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी के बारे में किसी परिचय देने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। 2 दर्जन से ऊपर पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। भारत भारती सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार से दर्जन भर पुरस्कार आपके नाम हैं, और आपकी जो सज्जनता है, जो सरलता है, जब मैं दिल्ली में नया आया था उन दिनों से आपका स्नेह और आपकी इस सरलता का कायल हूँ। तो आप दोनों हमारे प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी और पंकज बिष्ट जी हमारे बीच हैं। हमारे बीच प्रकाशन विभाग के महानिदेशक के श्यामा प्रसाद जी हैं। साहित्य में आपकी गहरी रुचि है, हालांकि भाषा, हिंदी भाषा में थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन साहित्य से गहरा अनुराग है उनका, और इसी वजह से, इसी अनुराग की वजह से यह कार्यक्रम कर पाना संभव हुआ। हमारे बीच प्रकाशन विभाग के निदेशक तो कई हैं वहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो अभी सारी जिम्मेदारियों को देख रहे हैं, राजेंद्र चौधरी जी भी मौजूद हैं। और आप सब लोग जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी से मुझे लगती है कि हमने कोशिश की कि आजकल के 75 वर्षों में आधे से अधिक संपादक तो हमारे बीच हैं नहीं। अमूमन 8 संपादक हैं जो या तो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वे हमारे बीच हैं। तो मेरी कोशिश थी कि उन सबको बुलाया जाए। सारे लोग अभी तक आ नहीं पाए हैं, लेकिन उनमें से कई वरिष्ठतम, सबसे वरिष्ठ उनमें संभवतः पंकज बिष्ट जी हैं जो हमारे बीच मंच पर हैं। सुभाष सेतिया जी हैं, योगेंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों का हृदय से स्वागत। उपाध्याय यदि आ रहे होंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। बाद के लोगों में सीमा ओझा दिख नहीं रही हैं, सब ऑफिस के। अच्छा, सीमा ओझा आ गई हैं। सीमा ओझा संपादन से जुड़ी रही, आपका स्वागत। कैलाश दहिया रहे, कैलाश दहिया रहे, शायद वो दहिया जी भी आ गए हैं। आप सबका स्वागत, और सारे मित्रों का जो जिनका बीच बीच में योगदान लेखक के तौर में रहा, और जो हमारे सबसे बड़े जो हमारे पाठक हैं, उन सब का हृदय से स्वागत है। मैं औपचारिक स्वागत के लिए और अतिथियों के स्वागत के लिए राजेंद्र चौधरी जी से अनुरोध करूँगा। आजकल के 75 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर आज इतने वरिष्ठ हमारे जो साहित्यकार हैं, जो हमारी सूचना सेवा के अधिकारी हैं, जो संपादक के तौर पे जुड़े रहे आजकल के साथ, उन सब का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हार्दिक अभिनंदन हो रहा है, उल्लास हो रहा है। सबसे पहले मैं संक्षेप में थोड़ा सा बताना चाहूँगा प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बारे में। प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य के वरिष्ठ समालोचक और लेखक हैं। इनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, मीरा का काव्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश, नंगला ताई का गांव, जैसा कह सका, आलोचक का सामाजिक दायित्व आदि प्रमुख हैं। उन्हें भारत भारती सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार सहित दर्जन भर सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है। लगभग 4 दशकों तक वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा साहित्य की शिक्षा देने के बाद वे सेवानिवृत्त हुए। आज हमारे बीच में उनको पाकर
ये हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है, हम सब के लिए गर्व का विषय है और बाद में हम उनके विचार सुनेंगे। आजकल की 75 वर्ष की गरिमामयी जो यात्रा रही है उसमें बारे में वो विचार डालेंगे। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। इसके बाद जब प्रकाशन विभाग में हमने एक परंपरा बनाई कि अपने अतिथियों का स्वागत पुस्तकों से करें, इसलिए पुस्तकें। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री साहब ने हमारे को एक सलाह दी है, एक निर्देश दिया है कि नॉट बुके बट बुक्स, और उसी निर्देश का पालन करते हुए हम लोगों ने ये एक प्रथा शुरू की है कि अपने अतिथियों का स्वागत हम किताबों से करें। क्योंकि मुझे लगता है कि फूल तो शायद हम 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर पाएँ, उनकी सुगंध ले पाएँ, लेकिन किताबों की जो फूल है, जब वो हमारी लाइब्रेरी में रहती है, जब हमारे घर में रहती है, जब भी मेरा समय मिले, जब भी मुझे समय मिले, उसके ज़रिए मैं एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकता हूँ, एक नई तरह की दुनिया का आनंद कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि पुस्तक से बेहतर गिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं है। और अब इस अवसर पर मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री पंकज बिष्ट जी का। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रहे श्री पंकज बिष्ट प्रतिष्ठित उपन्यासकार और कथाकार भी हैं। उन्होंने 1998 में भारतीय सूचना सेवा से VRS ली, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। प्रकाशन विभाग की पत्रिका आजकल, जिसका 75वीं जयंती आज हम मना रहे हैं, उसके वे संपादक रह चुके हैं। लेकिन दरवाज़ा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव और बच्चे गवाह नहीं हो सकते जैसी उनकी चर्चित कृतियां हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित श्री बिष्ट पिछले 3 दशकों से समयांतर नाम की पत्रिका का प्रकाशन संपादन भी कर रहे हैं। आज उनको अपने बीच में पाकर हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है और अभी हम थोड़ी देर में उनसे विचार सुनेंगे। और ख़ासकर जो हमारी अपनी संपादकीय टीम है आजकल की, मुझे पूरा यकीन है कि वो उनके विचारों से गौरवान्वित महसूस करेगी, उससे आइडियाज़ लेगी और आगे हम आजकल को और कैसे अपने साहित्यिक परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, इसके बारे में हम निश्चित ही उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मित्रों, जब इस अंक की योजना बना रहा था आजकल के अमृत जयंती विशेषांक की, तो अनेक साहित्यकारों से लेख रचनाएं आमंत्रित करने के लिए संपर्क करता रहा। उस बीच में आदरणीय गंगा प्रसाद विमल जी से कई बार बात हुई। श्रीलंका गए वो, उसके 2 दिन पहले उनसे आखिरी बातचीत हुई थी। उनका एक लेख आज लोकार्पित होने वाली पत्रिका में शामिल है, लेकिन उस लेख को या इस अंक को प्रकाशित नहीं देख पाए। बाकी वृत्तांत आप जानते हैं। उनके सम्मान में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद। और कार्यक्रम के अनुसार प्रकाशन विभाग ने भगत सिंह पर कई किताबें प्रकाशित की, जिनमें श्री वरईच की किताब थी जो बाद में उन्होंने वापस ले ली, और एक प्रोफेसर चमन लाल की किताब थी जिसमें उन्होंने शहीद भगत सिंह की तमाम रचनाओं का, उनके पत्र, उनके लेख, कॉलम्स जो उनके अखबारों में छपे, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, उन सब का संकलन किया। वो एक पुस्तक थी। फिर प्रोफेसर चमन लाल के पास बहुत सारी और सामग्री आई और फिर हम लोगों ने प्रकाशन विभाग में ये योजना बनाई उस पुस्तक की बिक्री हो जाने के उपरांत कि 4 खंडों में शहीद भगत सिंह के समग्र लेखन, अब तक उपलब्ध समग्र सामग्री का प्रकाशन किया जाए। वो पुस्तक प्रकाशित होकर आ गई है। थोड़ा सा परिवर्तन है कार्यक्रम में। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मंत्रालय के आने वाले हैं, उनकी जगह खाली है, अभी पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये परिवर्तन किया गया कि पुस्तकों का लोकार्पण हम उनके आने के बाद करें, उससे पहले आजकल के अमृत जयंती विशेषांक का लोकार्पण हो और जो हमारे मुख्य या एकल वक्ता पंकज बिष्ट जी हैं उनकी बातें सुने। तो प्रियंका उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए आजकल की प्रतियां लाएंगे।
मित्रों, आज का अमृत जयंती विशेषांक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अभी स्वागत करना चाहूँगा श्री प्रेमपाल शर्मा जी का। मेरे प्रथम कोर्स डायरेक्टर जब मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया तो आज उनको देखकर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और बस अभी देखा और संयोगवश एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्विस में आने के बाद आप मेरे पहले गुरु हैं और आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। इससे पहले कि पंकज बिष्ट जी को मैं आमंत्रित करूं, आजकल के जो पूर्व संपादक हमारे बीच हैं, हमने ये योजना बनाई थी कि उनका भी एक छोटा सा सम्मान करें। तो मैं अनुरोध करूंगा, सबसे बाद वाले से शुरू करते हैं। कैलाश दहिया। कैलाश दहिया मेरे बाद सर्विस में आए और इन दिनों DAVP जो BOC हो गया वहाँ पे हैं और आपने आजकल का संपादन किया था और संपादकों के विवरण आजकल के इस अंक में पहले भी जो विशेषांक आए उन अंकों में शामिल हैं। कैलाश दहिया कृपया है, आइए। धन्यवाद भैया जी। और सीमा ओझा भी BOC में हैं, कैलाश जी के साथ बैठी हैं, कैलाश जी के साथ दफ्तर में भी होती हैं। सीमा ओझा जी। और इस बीच हमारे एडिशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी जी आगे हैं, उनका फिर से स्वागत। सीमा ओझा, आपने फैज पर और इस तरह के और कई अनेक विशेषांक निकाले थे आजकल के, जो आज भी याद किए जाते हैं। हमारे बीच योगेंद्र दत्त शर्मा हैं। योगेंद्र दत्त शर्मा स्वयं एक अच्छे गीतकार, एक अच्छे गज़ल गो हैं और आजकल को आपने नई ऊंचाइयां दी थी। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। योगेंद्र दत्त शर्मा जी से पहले सुभाष सेतिया जी, और आपने विभिन्न मीडिया चैनल में अपनी सेवाएं दी। दूरदर्शन में रहे आप, आकाशवाणी में अपर महानिदेशक होकर के आप वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। आजकल के संपादक रहे आप लंबे समय तक। आपका स्वागत। और अतुल कुमार तिवारी जी से जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि आपका अभिनंदन करें, वो उन्हें उपहार दें। हमने प्रवीण उपाध्याय को भी आमंत्रित किया था और देर से ही सही प्रवीण जी आते हुए दिख रहे हैं, आ गए हैं। आपका स्वागत। प्रवीण उपाध्याय, योगेंद्र दत्त शर्मा, पंकज बिष्ट और सुभाष सेतिया की टीम हुआ करती थी। आपका हृदय से स्वागत। तो जैसा मैं बता रहा था, क्योंकि लोकार्पण आजकल का हमने किया, उससे पहले जैसा मैं बता रहा था कि भगत सिंह की बहुत सारी सामग्री छूटी हुई थी, संकलित नहीं हो पाई थी। उन सारी चीज़ों को एक करके इकट्ठा करके प्रोफेसर चमन लाल ने उपलब्ध कराया है। और उनकी पुस्तक जो पहले प्रकाशित थी भगत सिंह के दस्तावेज नाम से,
उसी पुस्तक को हमने 4 खंडों में, 4 छोटे खंडों में विभाजित करके प्रकाशित किया है, सारी उपलब्ध नई सामग्री के साथ। इन 4 खंडों में अलग अलग विषयों की सामग्री अलग अलग जल्द में रखी गई है। उनके लोकार्पण की योजना है। प्रोफेसर चमनलाल किसी और कार्यक्रम में अन्यत्र हैं, दिल्ली से बाहर हैं, तो वो आ नहीं पाए। उन्होंने अपना अफसोस, अपना दुख जताया है, लेकिन वो पुस्तक उपलब्ध है। मैं अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्णा त्रिपाठी, मुख्य अतिथि अतुल कुमार तिवारी, मुख्य वक्ता पंकज बिष्ट और महानिदेशक से अनुरोध करूंगा कि इसका लोकार्पण करें। भगत सिंह की उपलब्ध सारी सामग्री, उनके लेख, उनके पत्र, उनके रेखाचित्र आदि 4 जिल्दों में। मित्रों, 2 पुस्तकें और हैं। ये गुरु नानक की 550वीं जयंती का वर्ष है। गुरु नानक की 500वीं जयंती पर प्रकाशन विभाग ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था अंग्रेजी में। वो पुस्तक प्राय गुम थी, कहीं और से वो अपने रिकॉर्ड में थी नहीं, कहीं और से वो उपलब्ध हुई, उसका पुनः प्रकाशन किया गया अंग्रेजी में। केवल गुरु नानक है, अंग्रेजी में पुस्तक है। हिंदी संस्करण हम उसका ला रहे हैं, वो अभी तैयार नहीं हो पाई है। लोकार्पण की कड़ी में एक और पुस्तक है। सत्यजीत राय पर ये नई किताब है। हमारे युवा साथी संदीप जोशी ने इसे लिखा है। सत्यजीत राय आप सबका धन्यवाद। मित्रों, हमारे बीच, जैसा मैंने पहले बताया, अतुल कुमार तिवारी जी हैं, अपर सूचना प्रसारण मंत्रालय के। आपसे अनुरोध है कि प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और आजकल पत्रिका को लेकर के अपनी बातें कहें। आदरणीय त्रिपाठी जी, श्री पंकज बिष्ट जी, श्री श्यामा प्रसाद जी, श्री राकेश जी और यहाँ पे उपस्थित सारे सम्मानित अतिथिगण, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा कि आज इस मंडली में मुझे आने का अवसर मिला और कुछ पुस्तकों का रिलीज करने का अवसर मिला। प्रकाशन विभाग हमारे मंत्रालय के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें बहुत सारी दुर्लभ और सामान्यतः नहीं मिलने वाली किताबें काफ़ी प्रकाशित हुई हैं। क्योंकि मैं पुस्तक का प्रेमी हूँ, इसलिए मुझे आना अच्छा लगता है। और श्यामा प्रसाद जी को मैंने अनुरोध किया है कि हम एक बार फिर सब मिलकर एडिटर मंडली के साथ बैठकर इस विभाग में आने वाली पुस्तकों को और कैसा नया रूप पुनर्जीवन दे सकें, इसके बारे में हमें एक बार चर्चा करनी चाहिए। आप सभी महानुभावों का इस पर कोई भी अगर आपकी सलाह या कोई सूचना है तो देने का कष्ट करें। हम चाहेंगे कि प्रकाशन विभाग से ज्ञान के क्षेत्र में हम और भी जितना काम कर सकें वो हम करें।
और इस समारोह में मुझे बुलाने के लिए श्री श्याम प्रसाद जी और उनके सारे सहयोगियों का मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी सज्जनों को और मैडम का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ये आपका साहित्य के प्रति और भाषा के प्रति अनुराग है कि आप प्रकाशन विभाग में ये समय निकालते रहते हैं। आपका सदैव स्वागत। और मित्रों, जो आज के एकल वक्ता हैं और जिनसे मैंने कहा था कि केवल आप ही को बोलना है, और जो विषय है आज़ादी के बाद की साहित्यिक पत्रकारिता और आजकल, आदरणीय पंकज बिष्ट जी के साथ मैंने नौकरी शुरू की थी। उस समय इनका कृपा पात्र नहीं होता था तो मुझे क्षमा करते हुए अपनी बातें कहें। मैं शुरू कर रहा हूं, और मैंने कोई पर्चा वर्चा नहीं लिखा है। अध्यक्ष महोदय और साथियों, बहुत सारे यहाँ पुराने साथी हैं और उनके साथ इतना लंबा अरसा मैंने गुजारा है, तो मैं उन सबको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और उस प्रकाशन विभाग से जिससे मैंने सरकारी नौकरी शुरू करी और लगभग वहीं मैं निवृत्त हो गया, उससे छोड़ के चला गया था। लेकिन मेरी स्मृतियाँ, मेरे अनुभव और मेरे जो भी उनसे उस दौरान जो जीवन गुजरा, जो मैंने जो सीखा, वो मेरे लिए बाद में भी काम आता रहा, एक लेखक के रूप में भी या एक संपादक के रूप में भी। चूँकि मुझे काम करने का मौका मिला, उसी के कारण मैं जो कुछ समझिए जो जिस कारण मैं अब जाना जाता हूँ, वो सब उसका योगदान मैं प्रकाशन विभाग को देता हूँ। उसका श्रेय मैं प्रकाशन विभाग को देता हूँ। साथियों, मैं असल में अगर मैं कहूँ कि मैं प्रकाशन विभाग मुझसे उम्र में 9 या 10 महीने बड़ा है, और मैं उसके 9-10 महीने बाद पैदा हुआ। ये 45 में मई में है और मैं फरवरी 46 में पैदा हुआ। तो एक तरह से मैं इसके समानांतर मेरा विकास हुआ है और अब तक, और मैं चाहता हूँ कि और भी आगे बढ़े। मैं तो शायद अब जितना चलूँगा उतना चलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये उसका वहाँ हो। मैं असल में मैंने इसलिए नहीं कहा, ये कोई मात्र क्या कहा जाए, एक सौजन्यतावश कि मैंने जो कुछ सीखा प्रकाशन विभाग में सीखा, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं वहाँ आया और जब मैंने उसकी लाइब्रेरी देखी तो मैं लगभग दंग रह गया था। मतलब मैंने वैसी किताबें तब तक देखी नहीं थी, मैं उस तरह की मैगज़ीनें नहीं देखी थी जिसका कलेक्शन प्रकाशन विभाग में था। कुछ के मैं नाम अभी तक मुझको याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मैंने वहाँ स्टूडियो इंटरनेशनल देखा, जो पेंटिंग वगैरह पर अपनी तरह का स्पेशल एक ख़ास तरह का वो था, मैगज़ीन है और अभी भी वो है। मैंने वहाँ फिल्म क्वार्टरली देखा, मैंने वहाँ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली देखा, और वहाँ मैंने फ्रंटियर भी देखा, जो उस दौरान भी वो हो सकता है। इसके अलावा जितनी पर्सी ब्राउन, अलाना फलाना, जितने आर्किटेक्चर, आर्ट, पेंटिंग, लिटरेचर और उस पर जो किताबों का कलेक्शन वहाँ था, संभवतः वैसा कलेक्शन मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला था। और चूँकि मैं उनको देख सकता था, उनको पढ़ सकता था, जब चाहे ले जा सकता था, इसने मेरे विकास में बड़ा भारी योगदान किया, और वो मैं सदा उसको याद रखता हूँ। देखिए, प्रकाशन विभाग के बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये असल में प्रकाशन विभाग जो था, ये प्रोपेगेंडा के लिए शुरू किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर प्रोपेगेंडा के लिए ये शुरू किया गया था, और उस दौरान इसका प्रकाशन जो आजकल का प्रकाशन हुआ था, उसी का एक हिस्सा था। क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव था, साहित्य का इस्तेमाल किया गया था, और मेरे ख्याल से अक्सर ये होता है कि साहित्य का इस्तेमाल भी प्रचार के लिए किया जाता है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि इसके जो पहले संपादन विभाग से जुड़े व्यक्ति थे, जो थोड़े इसके शुरू होने गए, क्योंकि 1945 में आजकल का मुझको प्रकाशन विभाग ने कहना चाहिए कि आजकल के साथ में रहता। तो 45 में जो इनका पहला अंक निकला, जो जुड़े थे सज्जन, उसके एक आध महीने बाद श्री केशव गोपाल निगम, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं एक तरह से पहले दिन से ही उससे जुड़ गया, और
आजकल का जो पहले नहीं दूसरे संपादक थे, पहले तो संपादक का नाम था प्राणनाथ सेठ या ऐसा कुछ नाम था उनका, वो थे। उनसे तो मुझे मेरा मिलने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन उसके बाद के जो संपादक थे उनका नाम था अनंत मराल शास्त्री। सौभाग्य से वो एक बार निगम साहब से मिलने आए थे तो उनसे मुझे मिला। उसके बाद इस पत्रिका के साथ जो ज़्यादा जाने माने लोग जुड़े रहे, जैसे चंद्रगुप्त विद्यालंकार के साथ भी एक बार वो प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस आए थे तो वहाँ मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उसके अलावा चंद्रगुप्त विद्यालंकार जब हमने कहा था, हाँ देवेंद्र सत्यार्थी जी तो इतने सरल और इतने अच्छे आदमी हैं। सत्यार्थी जी पर हमारे वो बैठे हुए हैं नहीं अपने सेठिया जी, इन्होंने विशेषांक निकाला था और मैं तब उनसे मिलने गया था। लेकिन मैं उनसे कॉफ़ी हाउस में मिलता था, क्योंकि मैं कॉफ़ी हाउस का प्रेमी हूँ और मैं कॉफ़ी हाउस में बैठा करता था। वहाँ सत्यार्थी जी आते थे। सत्यार्थी जी के साथ ही बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सत्यार्थी जी मुझे समझाया करते थे अक्सर कि देखो सरकारी नौकरी में हो, पत्रिका कैसे निकालनी है वो ठीक है, सब कुछ निकालो, पर ध्यान रखो कि अगर जन लिखा है तो उसका कर दो मानव। बस इस तरह के टप्पिंग भी मुझे समझाते रहते थे। जब भी आते थे वो कहते थे तुम समझ के रखो। वो बेचारे मुझे अंत तक सुनाते, उनसे वो एक्चुअली उनके साथ मुझको मैंने थोड़ा सा अन्याय भी किया। खैर वो एक अलग किस्सा है। उन्होंने वो मुझसे कहा कि अगर आप उसको थोड़ा सा वो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपना लेकिन दरवाज़ा देना। मैं सेठिया साहब के उनके साथ यहाँ गया, मैंने कहा था मैं साहब ज़रूर भेजूँगा। मैं भेज नहीं पाया, तब तक उनका देहांत हो गया। वो मुझका उसकी कसक मुझे ज़िंदगी भर रही कि उनके साथ मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि 1945 में जो पहली पत्रिका निकली, ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा कि मैं आपको बता सकूं कि वहाँ होता क्या रहा। मैं बाद में थोड़ी समकालीन पत्रकारिता के तो बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी मुझसे बेहतर बताएंगे। तो उस पहले अंक में जो कौन कौन लोग छपे ये आप देख रहे हैं। कारण यह है कि मैं कहना ये चाहता हूँ बेसिकली कि जो समय आजकल है वो पूरे हिंदी साहित्य पिछले 75 वर्ष के हिंदी के जितने भी बड़े लेखक हैं वो उससे जुड़े रहे, इसके बावजूद कि वो शुरुआत में एक पब्लिसिटी का जर्नल था। जैसे उनके पहले अंक में विष्णु प्रभाकर थे 1945 के अंक में, मई अंक में, और उसमें देवेंद्र सत्यार्थी जी भी थे, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध थे, और कमलेश्वर ने एक समीक्षा लिखी थी। इस तरह से मतलब उसमें लोग रहे। फिर 46 में जो अंक आया है उसमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया की का रिव्यू है, देखो उस अच्छा था। मई में देखिए कि 47 फिर जब आज़ादी हो गई, चीज़ें बदलने की, या हम आज़ादी के निकट थे। 1947 के मई अंक में मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बच्चन, चतुर्सेन शास्त्री, पहाड़ी, अमृत राय, राहुल सांस्कृतान जैसे आदमी थे। 48 में सुविधा नंदन पंत, चंद्रकुमार बर्तवाल, गो कि मैं थोड़ा पहाड़ी कवियों का नाम ले रहा हूँ, पर फिर भी, और नगेंद्र भी उसमें शामिल थे थोड़ा सा। अगस्त में हजारी प्रसाद द्विवेदी थे अगले साल। मतलब आप एक, हाँ अभी एक बात मैं सुनाता हूँ जो अभी असल में, जैसा कि हमारे रेणु जी ने बताया था, विमल जी का देहांत हुआ, वो बड़ा दुखद हुआ। एक और सज्जन, दो और लेखकों का इस बीच देहांत हुआ है। इनमें एक जो है सत्येंद्र शरत है। सत्येंद्र शरत की पहली रचना 1949 में छपी है, आजकल में कहानी आई थी, बधाई देता हूँ। मेरे ख्याल से हमको वो, और एक और हिंदी के लेखक का देहांत हुआ है इसी महीने, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी। हाँ, उनके देहांत अभी 2-4 दिन पहले हुआ है। उससे अलावा एक और लेखक का जिनका नाम है पानू खोलिया, वो अपनी तरह के विशिष्ट कहानीकार थे हिंदी के, उनका भी अभी देहांत हुआ है। तो ये इस तरह का देहांत हुआ। इसमें मतलब अश्क, इलाचंद जोशी और मदन गोपाल, खैर फिराक गोरखपुरी, जैनेन्द्र कुमार, चंद्रगुप्त ने कौन शिवदान सिंह चौहान वगैरह वगैरह सारे लोग इसमें छपते रहे हैं और छपे। ये जो पत्रिका है, इस मामले में मैं कहता हूँ कि इसका इतना बड़ा जो 75 साल का जो उसका योगदान है, उसमें इसने बड़े बड़े लेखकों को छापा और उन पर विशेषांक, बाद में कुछ को हमने निकाले, कुछ हमारे बाद में निकले। हम लोगों ने कुछ, मैं योगेंद्र जी अब थे मिलके, कई हमने योगेंद्र उसमें विशेषांक निकाले। मैं इस पत्रिका ने, इसका जो योगदान है
वो मूलतः ये है कि एक तो 75 साल के अपने पूरे के पूरे दौर में इसमें जो संपादक बने हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण संपादक अगर कोई हुआ है मेरे ख्याल मैं भी बहुत मतलब सब लोग मानते हैं, वो हैं देवेंद्र सत्यार्थी, जिसके दौरान इस पत्रिका की कलात्मकता, साहित्यिक जो उसका वो था, क्या कहा जाए, गुणवत्ता वो बढ़ी। और ये अपने आप में देखने लायक है उस दौर के अंक कि किस किस तरह से वो अंक निकालते थे। वो मुझे बताते थे कि वो उस दौरान जो इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखा जाता था, वो कहते थे आगे का मतलब, चूँकि वो कई दफ़े आते थे बताते थे कि हम पीछे के और आगे के कम अंक में कम छापते तो विशेषांक निकाला करते थे जिससे कि वो चले, मतलब कई तरह से उन्होंने इनको वो हटा दिए गए, एक अलग बात है। मैं जब प्रकाशन विभाग में आया तो खैर सब एडिटर के तौर पे आया, वो भी इत्तेफाक से जो भी हुआ है वो तो खैर अलग कहानी है। जब से मुझसे कहा गया कि मैं आजकल के साथ जुड़ूं, तो आजकल के साथ मैं सबसे पहले मैंने केशव गोपाल निगम जी के साथ काम किया, और उसके बाद जो संपादक रहे मेरे भागीरथ पांडे थे, और हाँ मेरे ख्याल से हम 2 या 3 ही संपादकों के साथ में रहा जी। कोहली जी के साथ मैं संपादक नहीं रहा, वो मेरे कुलीग रहे। मेरे बाद में समकालीन बहुत सारे रहे, द्रोणी कोहली रहे, और हिंदी के जाने माने लोग हैं, हिंदी कोहली भी रहे, और अपने श्रवण कुमार रहे, और लोग भी थे। मैं आप लोगों को अपने बाकी अनुभवों के साथ मैंने किस तरह से निकाले वो क्या किस तरह की किस तरह का अंक निकले और किस तरह से उनका वो लिया गया, ये सब सेकेंडरी बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने 2 अनुभव आपको सुनाना चाहता हूँ, इस अर्थ में कि मुझे एक संपादक होने की जिम्मेदारी और भविष्य में अपने को उसके लिए तैयार करने के लिए बातें, 2 अनुभव मेरे जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है। पहला अनुभव जो है वो हम लोग एक विशेषांक निकाल रहे थे, और मेरे ख्याल से वो 25 या 30 साल ऐसा कुछ समयांतर के हो रहे थे, हाँ 30 साल से, तो उसमें हम निकालना चाहते थे। तो जो हमारे संपादक महोदय थे निगम साहब, वो बाहर थे, मैं छुट्टी पे थे, तो मुझे कहा गया था। तो वो जो अंक छप के जब आया तो उन दिनों हिंदी के एक और यशस्वी कवि जो नई अपने आगे जी के जो श्रृंखला है, वो तीसरे तार सप्तक के वो कवि हैं, वो थे हमारे उपनिदेशक। तो वो जी हाँ, प्रज्ञान त्रिपाठी आए। तो वो अंक जब आया तो अंक में मैंने देखा तो मेरे तो मतलब तोते उड़ गए जिसको बोलते हैं। उसमें हुआ क्या था कि एक पेज इधर का उधर हो गया। उन दिनों लेटर प्रेस में मैगजीन छपती थी, वो पता नहीं क्या हुआ कि वो आज जैसे मान लीजिए 8-9 हो गया, 9 का 8 हो गया। त्रिपाठी जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि तुम आओ ज़रा यहाँ। मैं पहुँचा वहाँ, बोले यार ये तो गजब हो गया, तुमने देखा? अच्छा, त्रिपाठी जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और मैं बहुत ही दोस्ताना उनका व्यवहार करता था, और अक्सर मैं और वो साहित्य पे गप मारते तो चले आते थे बस। तो मेरे से बोले कि ये क्या गजब हो गया? मैं कहा क्या हुआ? जो बोले देखो। देखा तो मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। मैंने कहा क्या कहा जाए? बोले तुम ऐसा करो, पता लगाओ, सारे प्रूफ मंगाओ, ये देखो वो देखो, और उसके बाद बात करना। हाँ, मैंने प्रूफ मंगाए तो मैंने देखा कि गलती जो है वो मेरी हुई है। तो मैं गया वहाँ, मैंने उनको कहा कि एक गलती मुझसे हो गई है, ये मैं मानता हूँ, और जो है सो है, अब उसको तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, वो हो जाएगा, देख लेते हैं। वो करके जो कहा अगले में उनका करेक्शन छापना, ये करना हो करना। फिर आए निगम साहब छुट्टी से, तो निगम साहब ने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो गए त्रिपाठी जी के पास। त्रिपाठी जी ने कहा जी वो आया था और उसने बता दिया कि ये गलती उससे हुई है। इसके बाद ये हुआ कि जब निगम साहब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम होते कौन हो? इस पत्रिका का एडिटर मैं हूं, तो जिम्मेदारी मेरी है, तुमने क्यों कहा कि मैंने गलती करी? ये तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह के लोग थे सरकारी नौकरी में। मैं दूसरा अनुभव आपको बताता हूँ। पांडे जी को तो बहुत सारे लोगों ने देखा है,
तो पांडे जी बड़े ही मस्त स्वभाव के आदमी थे। वो पत्रिका का जो कुछ नहीं देखते थे। मैं उन दोनों सहायक संपादक था और वो सवेरे मेरे पास बैठने आते थे, एक कप चाय पीते थे, वो फीकी चाय और उसके बाद वो चले जाते थे। फिर वो जाते समय शक्ल दिखाते थे और ख़त्म। हुआ क्या कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जनता सरकार आ गई थी, कांग्रेस सरकार खट गई थी इमरजेंसी के बाद। तो जनता सरकार जब आई तो जो थोड़ा माहौल एकदम खुल गया था, लोग अपनी तरीके से चीज़ें लिख रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो शैलेश मटियानी जो अपने तमाम हिंदी के बड़े भारी नामी लेखक हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो कहीं किसी पत्रिका के दफ्तर में बन बनाए बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं कहा जी आइए। बोले एक मेरी कहानी है, तुम छापोगे? मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे, आपकी कहानियाँ नहीं छापेंगे। तो अब मैंने बिना देखे कह दिया, मुझे पता तो था नहीं कहानी। मैंने कहा मटियानी जी की कहानी दे रहे हैं तो कहानी है। अब मटियानी जी आए, कहानी दे के चले गए। तब योगेंद्र जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने कहानी पढ़ी तो तब मैं फिर वही मैंने चले इस कहानी को छापेंगे कैसे। उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि मंत्रियों के और प्रधानमंत्री तक के नाम पे वो उसमें गालियां दे रखी थी। अब मेरे साथ दुविधा ये थी कि जो शैलेश मटियानी ऐसे ख़तरनाक आदमी थे, क्या अब वो बिगड़ जाएं तो उनको संभालना मुश्किल, क्या करें क्या ना करें। मेरी ये समझ में नहीं आया, मैं इनसे हाँ कह चुका हूँ और इसको लौटाऊँ कैसे। तो मैं बड़ा परेशान था। तो अगले दिन वो फिर वही जैसा होता था, पांडे जी आए, सवेरे बैठे वही बैठे थे, इसी चेयर में वो बैठे रहते थे। मैंने पांडे जी से कहा, मैंने कहा पांडे जी ज़रा ये आप एक कविता कहानी तो देखिए। उन्होंने मुझे देखा, अपना चश्मा निकाला, चश्मा पढ़ने और वो पढ़ने लगे। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद मुझसे कहा पेन ला। वो बोलते मुझसे ऐसे ही थे, ला पेन ला। मैं पेन लेने उनको दिया, उन्होंने लिखा स्वीकृत, छापो। और फिर बोले तू डर रहा था ना, अरे तू संपादक किस बात का है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वो जो थी कहानी कर ली, लेकिन मैंने उसमें से वो सारा एडिट करा, इसके बाद कुछ छापा। लेकिन वो दूसरा सबक मुझे उसका मिला जो मैं कभी भूला नहीं कि भाई ठीक है, आप नौकरी करनी है वो भी सही है, लेकिन आपने जो काम आपका दायित्व है उसको निभाना है। कैसे निभाना है ये आपकी जिम्मेदारी है और जो आपने पूरी करनी है, क्योंकि आपका ये भी दायित्व है। तो मैंने वो उसको छापा था वो अब ये असल में ये तो मेरे ख्याल से मैं जो संस्मरण थे आपको लगभग बता चुका। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, मैं लंबे कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका जो आज का विषय है उसका दूसरा हिस्सा है क्या कि साहित्यिक पत्रकारिता। साहित्यिक पत्रकारिता पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, मेरा मानना यह है अब अपने अनुभव के बाद कि तुलनात्मक रूप से मैंने ये महसूस किया है कि सरकारी नौकरी में आपके पास ज़्यादा स्वतंत्रता है, अगर बशर्ते कि आप उसका इस्तेमाल करते हो और जो कुछ करना है आप उसको नियमों में रहते हुए बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों में ऐसा होता है कि कई दफ़े आदमियों के क्या कहें विम्स के हिसाब से भी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। पर कुल मिला के यह है कि अगर आप अपना दायित्व ढंग से निभा सकते हैं तो वो पत्रिकाएँ चलें, और वो ही इसलिए वो पत्रिकाएँ रह सकें। आप देखिए, आजकल ऐसी पत्रिका है जो आज भी साहित्य के है और अब भी बरकरार है। इसके बाद आज़ादी के बाद हुआ क्या कि जैसे ही आज़ादी मिली और लोगों को मतलब क्या कहा जाए, पूंजीपतियों को लिए लगा कि अब हिंदी से कुछ कमाई हो सकती है, तो उन्होंने कई पत्रिकाएं शुरू करी। आज़ादी से पहले जो भी पत्रिकाएं निकाली गई हिंदी की साहित्यिक, वो अनंत थी। कई मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी वो ज़्यादा उनको नाम बता सकते हैं। एक से एक पत्रिकाएँ निकली हैं, मतलब निराला भी उसमें शामिल रहे हैं एडिटोरियल में, और मतलब हाँ प्रेमचंद ने पत्रिका निकाली साहित्यिक, ये वो अक्सर साहित्यकारों ने पत्रिकाएं निकाली और वो चलाएं। उस आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि दो बड़े संस्थानों ने हिंदी की साहित्यिक पत्रिका निकाली, जिनमें एक धर्मयुग था, एक साप्ताहिक था।
और आप हम लोग बल्कि बेनेट कोलमैन ने तो और भी बहुत सी पत्रिकाएं हिंदी में निकाली, जैसे सारिका भी थी, वो सब उसने बंद कर दी हैं, क्योंकि अब हिंदी सबको पता है, अब कमाई का ज़्यादा धंधा वंधा नहीं है, तो वो बंद कर दी गई। या ये भी है कि हिंदी से जो कमाई हो सकती है, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का, मतलब मास कंजम्पशन के जो पत्रिकाएं जो आप निकाल सकते हैं, वो ही बन रही हैं। तो वो अखबार तो वो निकाल रहे हैं, वरना वो साहित्यिक या कोई भी गंभीर चीज़ में उनकी कोई रुचि नहीं है। सारी हिंदी पत्रिकाएं आज भी जो हैं, जो निकाली गई हैं और जो भी निकाली गई हैं, उसमें वो छोटे प्रयत्नों से और वो ही निकाली गई हैं। आज भी जो पत्रिकाएं चल रही हैं, आप देख लीजिए, वो निजी प्रयत्नों वाली पत्रिकाएं हैं, चाहे वो हंस हो, चाहे वो पहल हो, चाहे वो कथा देश हो, या और भी कई पत्रिकाएं हैं, और सब लोग अपने उस पर महत्व निकाल रहे हैं। बड़े कोई भी संस्थान साहित्यिक उस पर निकलते, उनको पता है कि इसमें कोई गुण नहीं है। मतलब पत्रिकाएं कई तरह की हैं, लेखक संगठन भी निकालते हैं। तो हम असल में जो हिंदी का इस समय स्थिति है, जिस तरह से साहित्यिक लेखन को अभिव्यक्ति इधर तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, और आपको अब नए तरीके से लोग अपनी उसमें क्या कहा जाता है, वो जो मीडिया, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की तरह अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। पर उसके अलावा ऐसे एवेन्यूज़ नहीं रहे हैं जहां वो छप सकते हैं। साहित्य आजकल जैसी कोई पत्रिका जो इस तरह का आयोजन कर सके, मतलब इस तरह के से छाप सके और उनको लगातार लेखकों को एक मंच दे सके, उनको पैसा भी दे। अधिकांश पत्रिकाएं ऐसी हैं जो लोगों को कुछ नहीं देती। मैं भी जो पत्रिका निकालता हूं, उसमें मैं किसी को कुछ नहीं देता। वो लोग अपने आप जो करते हैं वो करते हैं, अपने संतोष के लिए करते हैं, जो कि गलत है। मैं जानता हूं, एक लेखक के रूप में मैं मानता हूं कि ये ठीक नहीं है। हम उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इस लेखक हिंदी की स्थिति यही है। कोई भी पत्रिका 5, 10, 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं, बहुत कोई पत्रिका शायद ही 10-15 हज़ार बिकती हो तो बिकती हो, वरना उनका कोई वो नहीं है। हिंदी में जो साहित्यिक आंदोलन हुए हैं, उनके साथ भी जुड़ के कई दफ़े पत्रिका जैसे नई कहानी आंदोलन में मेरे ख्याल से अंग्रेज जी की पत्रिका प्रतीक भैरव जी ने, हाँ कहानी थी उसके बाद, वो तो अलग निकली है, भैरव जी ने निकाली, वो माया में भी थे, माया में वो थे। उसके अलावा उनके भाई जो थे, अमृत राय के भाई नहीं, अमृत राय ने तो नई कहानी निकाली, और श्रीपत राय ने कहानी निकाली। इस तरह से लगातार लेखकों का ही हो रहा, और वो जब क्या कहा जाए, जब जैसे हिंदी में उनको लाभ नहीं नज़र आने लगा तो, लेकिन हिंदी का इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा क्षेत्र है, और वहाँ उसमें अच्छी पत्रिकाओं का, स्तरीय पत्रिकाओं का ना होना, और उन पत्रिकाओं का बड़े पैमाने पर ना ख़रीदा जाना, लोगों को उनको ना लेना, ये दोनों ही शर्मनाक है। देखिए, ये देश की सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी वाले ज़ोर शोर से कहते हैं कि वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और हमारी भाषा में काम होना चाहिए, लेकिन जो धरातल पर जो काम है, जिसमें हमको रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, नए लोगों को आने को जगह देनी है, अच्छी रचनाएं छापनी है, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये लगातार बनी हुई है, ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। मुझे बहुत असंभव नहीं है कि थोड़े दिन बाद कुल मिला के सारा का सब कुछ डिजिटली हो जाएगा और कोई भी प्रिंटेड पत्रिका नहीं मिलेगी। तब ये भी नहीं पता लगेगा, हो सकता है प्रिंट का अपना ऐसा महत्व ना हो। अब अक्सर मुझे लोग समझाते हैं आजकल कि जो डिजिटल है उससे आप बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर पहुंच सकते हैं, पर आपको कभी ये नहीं पता कि ये जो पाठक है उसका कमिटमेंट क्या है आपकी पत्रिका के प्रति, आपके लेखन के प्रति, किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे, ये कुछ नहीं पता। तो मुझे लगता है, तो मेरा मानना लगातार यह है कि अगर जो प्रिंटेड वर्ड है उसके प्रति जो कमिटमेंट है, वो जो हाथ में जो आता है, उसके साथ आपका एक आत्मीयता है, आत्मीय लगाव है, लगाव बढ़ता है। जब आप उसको आपने सामने देखते हैं तो अब हर एक चीज़ जो है, सब कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्पेस में है, एक वैक्यूम में है, पर कब वो निकल के आ जाए और कब वो उसके आप उससे साहब आप उसका आपका साबका पढ़े और आप उसको पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ सही है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंटेड वर्ड का जो महत्व है वो बना रहना चाहिए। जहाँ तक प्रकाशन विभाग का सवाल है, मैंने तो अपना सारा कैरियर ऑलमोस्ट, मैं थोड़े दिन AIR में रहा और थोड़े दिन मैं फिल्म्स डिवीज़न में रहा। इसके अलावा अपने 30 साल की नौकरी में
मैंने 20 साल प्रकाशन विभाग में गुजारे और उसमें से कम 15 साल में आजकल के साथ रहा। जो आजकल का मेरे लिए महत्व है इसलिए भी कि उसने मुझे एक लेखक होने के तौर पर भी मुझको बनाया और इसके तौर पर भी कि एक संपादक के तौर पर भी हमको किस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए और क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा सरकारी जो संस्थाओं में काम करते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो एक डिसिप्लिन सीखते हैं कहने का। हमने जो कहना है वो उस सब के बावजूद, चूँकि देखिए हमारे जिन मीडिया में हम काम करते हैं उसमें अंततः सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है एक्सप्रेशन। आप अभिव्यक्त क्या कर रहे हैं और उसको कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगर यही नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वैसे आप चीज़ों को निकाले जाएंगे तो वो मैकेनिकली लोगों तक जाएंगी, उनका कोई असर भी नहीं होगा। यहाँ तक कि वो लोग भी जो प्रोपेगेंडा को महत्व देते हों उनके लिए भी ये समझने की ज़रूरत है कि अंततः अगर इन्वॉल्वमेंट के साथ वो नहीं कही जाएंगी तो उनको कोई रिसीव करने वाला भी नहीं होगा। प्रोपेगेंडा अल्टता है, प्रोपेगेंडा ही रहता है। तो वो क्रिएटिविटी को भी सीखने के लिए ज़रूरी है। खैर ये सेकेंडरी सब बातें हैं। कुल मिला के जो है मैं प्रकाशन विभाग का, अपने साथियों का और विशेषकर आजकल का, और 75 साल हो रहे तो मैं भी अब 75 का होने वाला हूँ अगले साल तो ये भी खुशखबरी है मेरे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आपने मुझे सुना, प्रकाशन विभाग के तरफ से मुझे बुलाया गया, उसके लिए मैं और बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर साहब का, महानिदेशक साहब का और रेणु जी का और आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे सुना। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पंकज बिष्ट जी। मैं पहले ये बताना रह गया था कि पंकज जी ने जो कुंवर किशोर से कुछ महीनों के लिए आजकल के पहले संपादक थे, उनके बाद जितने लोग आए आपने उनका नाम लिया, अनंतलाल शास्त्री जी से लेकर के अब तक के सारे संपादकों से आपका संपर्क रहा, सबसे आपकी भेंट रही है। चाहे अनंतलाल शास्त्री रहे हों, आपके बारे में आप विस्तार से बता रहे थे, मनोनाथ गुप्त जो क्रांतिकारी थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, उनसे आप सबसे आपका व्यक्तिगत संपर्क रहा है। और पंकज जी का जो साहित्यिक अवदान है वो आप जानते हैं। ये ठीक है कि 1941 में प्रोपेगेंडा के लिए वो जो वर्ष थे औपनिवेशिक काल में, अपने औपनिवेशिक सरकार के 2 दिन का वक्त था, जिसके विश्वयुद्ध में वो हार रहे थे, आरोप प्रकट था एकदम। तो उन्होंने उसे दिमाग भटकाने के लिए इस डिवीजन की शुरुआत की। फिर उसके बाद पहले आजकल उर्दू की शुरुआत हुई 1943 में, और 45 में आजकल हिंदी की शुरुआत हुई। इसमें आप देखेंगे ये पत्रिका जो आज लोकार्पित हुई, इसमें 2 संपादकीय हमने अपनी पुरानी विरासत करके 2 संपादकीय लिए हैं। पहला जो प्रवेशांक का है उसकी भाषा, उसकी जो दृष्टि है वो एकदम अलग है। वो लगता है कि आपको एक तरह से डिक्टेट की जा रही है जो चीज़, वो जो उपनिवेशी सरकार की दृष्टि थी। और 1948 के मार्च में तब तक देश आज़ाद हो चुका था, गांधी जी जा चुके थे। गांधी जी के जाने के तत्काल बाद मार्च की सामग्री फरवरी में तैयारी हुई होगी और 31 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई। तो उसमें एक संपादकीय आया, उसमें उस संपादकीय में जो आज का आजकल है या भविष्य का आजकल हुआ, उसकी दृष्टि उस संपादकीय में दिखती है कि कैसा होना चाहिए आजकल जैसी पत्रिका को, क्या करना चाहिए। उन दोनों संपादकियों को हमने यहाँ पे इस अंक में शामिल किया है। आपका बहुत आभार। आपने खासतौर से जब मैं सब एडिटर आया था और जब असिस्टेंट एडिटर था, आप तब आजकल के संपादक थे पंकज बिष्ट जी, उस समय आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके लेखन से निरंतर सीखता रहा और आज भी आपने जो संपादकों को, जो सर्विंग ऑफिसर्स को जिस तरीके का धैर्य और दृष्टि रखनी चाहिए, उसके बारे में जो आपने बताया, वो हम न केवल मेरे लिए बल्कि हमारे तमाम साथियों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आपको बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करता हूँ, आज की सभा के हमारे पास समय बहुत थोड़ा बचा है, अध्यक्ष प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जी से अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आपका आशीर्वाद प्रकाशन विभाग को, आजकल को और व्यक्तिगत रूप से मुझे निरंतर मिलता रहा है। कृपया अपने
अध्यक्ष वक्तव्य से नवाजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। त्रिपाठी जी और मैं चूंकि पड़ोसी रहे, तो त्रिपाठी जी लगातार आजकल के लिए जितना उनका सहयोग मिला शायद ही किसी और वरिष्ठ लेखक का मिला हो। ठीक है। प्रकाशन विभाग के अधिकारी लोग, आजकल के वर्तमान और भूतपूर्व संपादकों और मित्रों, आजकल का जो पहला अंक मैंने देखा था, उस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा होगा। वो वही अंक है जो जिसका जिक्र पंकज मिश्र जी ने किया है, और वो देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा संपादित था। उसमें मैथिली स्वर्णगुप्त की कविता थी शांति पर। कहो तुम्हारी धरती का अब कितना है विस्तार, सियाराम स्वर्णगुप्त की कविता थी। निराला की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी आज विश्व कवि उन्मन उन्मन। शिव मंगल सिंह सुमन की कविता थी सांसों का हिसाब। वो कविताओं का स्मरण है और कविताएं अभी उसकी के पक्के याद है। और आजकल उसकी वो सरकारी पत्रिका तो थी, लेकिन गुणात्मकता की दृष्टि से जो गुणवत्ता होती है, वो किसी और पत्रिकाओं से, जो शुद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं मानी जाती थीं, उनसे कम नहीं थी, बल्कि कुछ बेहतर थी। उसके बाद आजकल से मेरा संबंध काफ़ी हो गया पंकज मिश्र जी के आने से वहाँ। और कुछ अजीब हुआ कि पंकज मिश्र जी ने कई बड़े साहित्यकारों पर विशेषांक निकाले, और उन विशेषांकों में मुझे याद किया उन्होंने। संपादक के रूप में पंकज मिश्र जी मुझे नहीं भूलते हैं, चाहे वो आजकल के संपादक हों, चाहे वो समांतर संपादक हों। मुझे पाठकों से ओझल नहीं होने देते उनकी दृष्टि में। और अगर वो पंकज जी यहाँ मौजूद न होते तो मैं उनकी और तारीफ करता। बहुत अच्छे विशेषांक निकाले थे बहुत, और वो पुस्तक रूप में छपे थे। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप उसे एक सजेशन के रूप में स्वीकार करें, कि जैसे एक पत्रिका सरस्वती थी आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के समय, तो बहुत दिनों के बाद उसका एक संकलन निकाला था पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी ने। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसके लिए प्रतिभा चाहिए, विवेक कितना चाहिए, संपादकीय विवेक कितना चाहिए कि कौन सा छोड़ा जाए, खासतौर जो अच्छी पत्रिकाएं हैं उनमें। उसी तरीके से भी जो समकालीन साहित्य है, साहित्य अकादमी का हिंदी वाला, उसका 25 वर्ष का संकलन अरुण प्रकाश ने निकाला था, जो वहाँ थे, तो वही बहुत अच्छा था। तो मेरा ये सुझाव है कि आप आजकल का भी इसी तरह से, अगर अब तक नहीं निकला है तो एक निकालिए। लेकिन मैं आपको ये चुनौती के रूप, आई एम सॉरी, मैं मुझसे हमेशा गड़बड़, मैं बोल नहीं पाता माइक के सामने, वो माइक आपका गड़बड़ा रहा है। तो ये कि बहुत संपादकीय एक चुनौती है, वो बहुत बड़ा काम है आजकल जैसी दीर्घकालीन पत्रिका का। और आप जानते हैं कि चुनाव करने में कितनी बाहरी और अपनी मानसिक परेशानियाँ आती है। उन सब को ध्यान में रख कर ये एक निकालें आप, तो ये बहुत अच्छा अंक हुआ। हिंदी और दूसरी भाषाओं के बारे में कुछ बड़ी शुरू में ही कर लूँ, क्योंकि निराशा जो है वो शुरू में कर लें, बाद में फिर आशा की। साहित्यिक पत्रिकाओं की बात को आप छोड़ लीजिए, आप कल्पना कीजिए। मैं इस मंच से ऐसी बात कहने जा रहा हूँ, कोई इधर उधर की नहीं,
जो कही जा सकती है वही बात कहने जा रहा हूँ, जो नहीं कही जा सकती वो नहीं कहूँगा। आप कल्पना करें कि अंग्रेजी इस देश में डब होती, हम लोग कहते रहे कि अंग्रेजी हटाओ नहीं, तो हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने को ना पाते, हम वही अखबार पढ़ने को पाते ना जो हिंदी में निकल रही हैं। क्या होता कभी कभी नहीं सोचता। भाषा का विकास ऐसे नहीं, बहुत अंदर से खून पसीना बहा करके, बहुत अपमान सह करके, बड़ी उपेक्षा सह करके, बहुत कुछ छोड़ करके। इसलिए भाषा के विकास के, हिंदी के विकास की साहित्यिक पत्रिका की चाहे करें कैसे करें तो सोच समझ के चाहिए। नंबर 1, साहित्यिक पत्रिकाओं की हालत इतनी निराशाजनक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीच में मध्य वर्ग, आप ये देखेंगे जो स्वाधीनता संघर्ष के समय में जो साहित्यिक पत्रिकाएं अच्छी निकली हैं, चाहे वो मतवाला हों चाहे और हों, वो कुछ थोड़ा सा रुपए पैसे के हिसाब से अपर क्लास के लोग निकाली हैं, जैसे महादेव प्रसाद सेठ हों या और लोग हों। लेकिन स्वाधीनता के बाद जो मध्य वर्ग के पास पैसा आया है, जैसे प्रोफेसर, लेक्चरर हूँ मैं, तनख्वाह बढ़ गई, कवि हूँ, तो भाई चाहे 4 5 6 7 लोग मिले, अब मैं निकाल दिया। तो ये जो आपने कहा पंकज जी ने कि धर्मयुग बंद हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंद हो गया, पता नहीं क्यों बंद हो गया, किसी न किसी वैचारिक मनोवृत्ति से ही बंद हुआ होगा वो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हिंदी समाज ने, हिंदी के पाठकों ने, हिंदी के साहित्य प्रेमियों ने जो लघु पत्रिकाएँ चिरछल से निकाली, पूरा मोर्चा संभाल लिया। और पिछली समय में गुणवत्ता की दृष्टि से पत्रिकाएँ इतनी अच्छी हैं, इतनी क्रिएटिव हैं, इतने हमारे प्रतिभाशाली रचनाकारों को सामने लाए हैं। इस बीच में अगर देखें कि वे जो साहित्यकार, जो कवि, जो रचनाकार, कथाकार हमारे आए हैं, वो प्रायः सब के सब इन लघु पत्रिकाओं से निकले हुए हैं। तो ये आप छोटे बड़े एक तरीके से अपने समय को पहचान करके उस साहित्य के प्रति जो अनुराग है हिंदी समाज का, उसकी बहुत बड़ी दिशा है। और ठीक है, अब ये सोशल मीडिया है, एक तरीके से बहुत आसान हो गया है कवि बनना, लेखक बनना, अपना प्रचार करना, आत्मविज्ञापन का युग है, सब लोग जो आता है मन में लिखते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया में ये डिजिटल है, ये जो फेसबुक है, इससे भी वो सामग्री सामने आ रही है जो सामग्री पहले नहीं आ सकती थी। इस जनतांत्रिकता में सिर्फ सस्तापन ही नहीं है, इस जनतांत्रिकता में कुछ ऐसा भी है जो बहुत वांछित है, जो बहुत वांछनीय है, जो बड़ा स्वप्निल है, जो बहुत भावी के शुभ का सूचक है। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा भी है। अब ये पत्रिकाएं जो निकली, लघु पत्रिकाएं वो पत्रिकाएं हैं जो कम पैसे से निकाली जाती हैं। एक लघु पत्रिका थी, विष्णु शर्मा निकालते थे काशी से 1958 में। वो पत्रिका 2 आने की थी, तब 2 अन्नी चलती थी। विष्णु शर्मा नौकरी नहीं करते थे। विष्णु शर्मा चंदा लेते थे, खुद ही उसके संपादक थे, खुद ही उसके हाकर थे, खुद ही उसके प्रकाशक थे, वही उसके प्रूफ रीडर थे, वही सब यहाँ पहुँचाते थे। और मुक्तिबोध पर सबसे पहला लेख उसी पत्रिका में छपा था। केदारनाथ अग्रवाल पर, शमशेर पर, भवानी प्रसाद मिश्र पर, यहाँ तक कि रघुवीर सहाय पर एक विशेषांक उसका एक पत्रिका ने निकला था। रघुवीर सहाय की उम्र उस समय 26-25 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। तो इसलिए मैं ये छोटी छोटी पत्रिकाएं निकलती हैं,
कहीं कॉलेज की मैगजीन निकल रही है, कहीं कस्बे में निकल रही है, महान संभावनाओं से युक्त है। और हिंदी समाज, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य और हिंदी समाज का और हिंदी भाषा का भविष्य उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। धन्यवाद। आपने ठीक कहा, 60 के दशक में जो लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत हुई, हाँ। और जो आज भी जारी है, उसके पीछे संभवतः यही ये जो गैप है, जो व्यावसायिक घरानों या सरकारी घरानों से पत्रिका निकलती हैं और जो जिन चीज़ों को छोड़ जाती हैं जानते हैं न जानते हुए, उसी गैप को भरने के लिए आज भी वो उत्कृष्ट काम कर रही है। तो दृष्टि ने पहले बताया था, पहल आदि की चर्चा की थी, तो लघु पत्रिकाओं के योगदान को तो हमेशा याद किया जाएगा। और उनका जो प्रयास है, जो सीमित साधनों और सीमित तमाम सुविधाओं के साथ उनका प्रयास है, और मेरे ख्याल से तेलुगु में भी होंगी ज़रूर लिटिल मैगजीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसके साथ हमारा समय इस मंच का पूरा हो चुका है, इसलिए आप सबका, जो हमारे ज़्यादा विस्तार में नहीं बोलूँगा, हमारे मंच पर आसीन जितने, समय हमारे पास नहीं है। क्या सवाल नहीं, समय सही नहीं है तो कैसे करेंगे? समय नहीं है, इसलिए क्षमा करें, बाद में अभी बात कर लेंगे। अगले लोग जिनका अगला कार्यक्रम है वो आ चुके हैं, इसलिए आप सबसे माफी के साथ और हमारे तमाम अतिथियों और साथ साथ आप सबका, जो हमारे आजकल के पूर्व संपादक हैं, उनका, जो हमारे इस विशेषांक के और आजकल के अन्य अंकों के लेखक हैं, आप सबका, और जो जिनके लिए ये पत्रिका या कोई भी पत्रिका निकलती है, जो हमारे साहित्य के अनुरागी पाठक हैं, आप सबका हृदय से धन्यवाद।